Hello everyone, welcome to बात करो. I'm your host Kumesh. I'm a founder CEO of बात करो and a mental health activist. I spread awareness about mental health and suicide prevention. 4 साल पहले मैंने ये वेंचर शुरू किया था और एज अ फाउंडर मेरे मन में एक सवाल होता था कि लोग अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात क्यों नहीं करते. एज अ फाउंडर मैं भी कभी कभी हिचकिचाता हूँ अपने आप को एक्सप्रेस करने में, लेकिन आज मैंने ठान ही लिया, आज तो मैं बात करके रहूँगा. एंड दैट्स वाई आई ब्रॉट यू बात करो अनफिल्टर, अ प्लेटफॉर्म, अ मीडियम जहां मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग आकर एक अनफिल्टर, अनबायस, ओपन कन्वर्सेशन सेट करेंगे जिससे आप और मैं रिलेट कर पाए और हम मेंटल हेल्थ के बारे में ओपनली बात कर पाए. तो चलिए शुरू करते हैं. इस वीडियो में बताए गए सारे व्यूज मेरे व्यक्तिगत है. इससे किसी के मेंटल हेल्थ को ठेस पहुंचाना मेरा इंटेंशन नहीं है. इसमें शेयर किए गए सारी इंसिडेंट्स मेरे अपने लाइफ से रिलेटेड है और जिसको मैंने सबके लिए एक स्टोरी फॉर्मेट में प्रेजेंट करने का प्रयास किया है. तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं. आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें. अगर आप रिलेटेबल फील करते हैं तो लाइक करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें. आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ या कहें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में. ये वर्ड, हम इस वर्ड से बहुत फैमिलियर है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में. अब भला नेगेटिव कैसे? जब भी हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, एक इंप्रेशन जो लोगों के माइंड में आता है वो होता है ये तो पागल है. जी हाँ, हमने एज अ सोसाइटी इसके बारे में देखने का जो हमारा दृष्टिकोण है, एक नज़रिया है, वो बहुत नेगेटिव है. और आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि एक ऐसा कन्वर्सेशन सेट करें जिससे कल चलकर ये टैबू खत्म हो जाए. आज का ये वीडियो है उस व्यक्ति के लिए, उस इंसान के लिए जो कभी अपने आप को दिखाएगा नहीं, जतलाएगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी अपने एक सहारे की ज़रूरत होती है. ये वीडियो है एक पिता के लिए, एक बेटे के लिए, एक पार्टनर के लिए, एक हस्बैंड के लिए और एक स्टूडेंट के लिए. ये वीडियो है हर मैन के लिए. और आज मैं इसी वीडियो के ज़रिए हर एक पहलू, हर एक वो नज़रिया आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जो मेंटल हेल्थ के लिए मैटर करती है. क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि कल आपको मम्मी का कॉल आए और कॉल पे मम्मी कहे बेटा घर जल्दी आ जा, पापा की अर्जेंट सर्जरी करवानी है. फिर दीदी का कॉल आता है, रोते रोते दीदी बहुत रो रही है और दीदी कहती है कि भाई बस जल्दी घर आ जाओ, पापा की सिचुएशन बहुत ख़राब है. मैं आशा करता हूँ कि ये ऐसा सिचुएशन किसी के साथ ना हो, लेकिन एक ऐसा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन मेरे साथ हुई थी. एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था. बात है 2022 की. व्हेन आई वाज डूइंग माय 5000 किलोमीटर वॉक. मैंने 2500 किलोमीटर अपने कंप्लीट कर लिए थे लगभग. मैं लद्दाख में 16,000 फीट अल्टीट्यूड पे चल रहा था. और लद्दाख में एक सिचुएशन ये थी कि जब ये कॉल मुझे आया, मेरे 350 किलोमीटर आगे और पीछे कोई भी एक फिक्स स्टेशन नहीं था जहाँ से मैं बस या ट्रेन या फ्लाइट पकड़ पाता. तो अब ऐसी सिचुएशन में आई एम फीलिंग हेल्पलेस. मानो जैसे बिजली गिर गई हो. मन में हज़ारों गलत सवाल आ रहे थे और उसमें से एक था, क्या अगर पापा कल ना रहे? ये एक ख्याल. और मैं बस रो दिया. मैं रास्ते के बीच बस बैठ गया, मैं बस रोए जा रहा हूँ. लेकिन उधर से पापा का कॉल आता है थोड़ी देर बाद और कॉल पे पापा ही होते हैं. और जब मैं पापा की वो आवाज़ सुनता हूँ ना, तब मैं बस बोलता हूँ कि सॉरी, मैं बिकॉज अकेला लड़का था और क्या कहता था. मैं पापा को बोल रहा था कि पापा मैं नहीं आ पाऊँगा, आई एम फीलिंग वेरी हेल्पलेस, आई एम वेरी सॉरी. तो पापा ने मुझे बस एक चीज़ कही कि तू बस अपनी वॉक ख़त्म करके जल्दी आ जा, मेरे पास है सारे लोग, बट तू जल्दी आ जा. और ये एक सिचुएशन था जब मुझे लगा कि यार यहाँ पर भी एक अनडिफिटेबल फाइट चल रही है, एक ऐसी चीज़ चल रही है और इसमें भी पापा एक पिता का जिगरा लेके मुझे ये चीज़ कह रहे हैं. उनकी वो चीज़ सुन के मुझे एक हिम्मत सी आई. मैं उठ खड़ा हुआ. लगभग 22-23 दिनों बाद मैंने अपनी वॉक ख़त्म की. जब मैंने अपनी वॉक ख़त्म की, मैं रेगुलरली पापा के साथ टच में था. मैं चेक कर रहा था कि सर्जरी सक्सेसफुल हो. बहुत सारे लोगों ने मुझे हेल्प की.
इस मुश्किल घड़ी के दौरान, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट सर्जरी सक्सेसफुल गई। फिर मैं घर आया, अच्छे से मेरे जानने वालों ने, दोस्तों ने, पापा ने, फैमिली रिलेटिव्स ने मेरा स्वागत किया क्योंकि मैं अपनी वॉक सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाया। लेकिन ये सब हो जाने के बाद जब मैं और पापा बैठे, एक सवाल मेरे मन में फिर से आया, और वो सवाल था कि क्या हो अगर सर्जरी सक्सेस नहीं होती। एंड देन सडनली सीरीज ऑफ थॉट्स कि अगर नहीं होती तो क्या सिचुएशन होती, आज ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। और कहीं ना कहीं वो सवाल का गिल्ट मैं आज भी अपने साथ ले चल रहा हूँ। एंड मैंने बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ शेयर की, और आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि एज अ फाउंडर और एज अ सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को बताना चाहता हूँ कि हाँ, इट इज़ ओके टू शेयर, इट इज़ ओके टू टॉक अबाउट दिस। ये बड़े लेट समझ आया कि एक आदमी को भी आदमी के सहारे की ज़रूरत होती है। यस, इट इज़ लाइक अ मैन कैन बी vulnerably expressive in front of another man, and irrespective of age, आपकी एज मैटर नहीं करती, लेकिन आपका एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी चीज़ को लेके एक और चीज़ याद आती है कि जब मेरे बचपन में जब मैं 11-12 साल का बच्चा था, तो मैंने ना कभी कभार अपने बहुत लेट नाइट में, हालांकि मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा, एक मिडनाइट कन्वर्सेशन होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, मतलब पापा मम्मी के बीच में। हमारा बहुत छोटा घर था और सब साथ ही सोते थे, तो मैंने कई कबार है ना रात को पापा को रोते हुए सुना है उस कन्वर्सेशन में। और बच्चा था, क्या समझ में आता, लेकिन ना अब समझ में आता है कि एक इंसान जो अपनी सारी तकलीफ़ें नज़रअंदाज करते हुए, अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हुए, अपनी सारी इच्छाएं नज़रअंदाज करते हुए, एक फैमिली के लिए, एक पूरे परिवार के लिए बस एग्जॉस्ट हो रहा है और एक एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा, बस अपना एक इमोशनल बैगेज कैरी कर रहा है। लेकिन एक टाइम आता है हर एक फादर के लाइफ में या हर एक मैन के लाइफ में, एक टाइम आता है जब जो अपना इमोशनल बैगेज जो कैरी कर रहा है वो एकदम से उमड़ पड़ता है, वो बहुत निकल पड़ता है। उसमें से एक समय मुझे लगता है कि एक होता है डेथ ऑफ लव वंस। जब एक आदमी अपने किसी प्यारे को खोता है, जब उसके किसी बहुत ब्लड रिलेशन की या बहुत नज़दीकी इंसान की डेथ होती है, उस समय वो एक्सप्रेस नहीं कर, जो भी इमोशनल बैगेज होते हैं वो अचानक से आंसू के फॉर्म में निकल पड़ते हैं। जो पूरे लाइफ किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाया वो उस वक्त रोता है, वो उस वक्त उसको समझ में आता है। एंड देन एक और सिचुएशन होती है, जैसे हम सबको पता है कि हर बाप हर पिता अपने बेटी से, अपनी डॉटर से, हर फादर अपनी डॉटर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, राइट। तो जो दूसरा समय आता है जब एक फादर, एक पिता अपने जो इमोशनल बैगेज लेके चल रहा है वो बहुत अचानक से उमड़ के बाहर आता है, एंड वो होता है अपनी बेटी की विदाई का दिन, राइट। मैंने देखा है दीदी की जब शादी हुई थी,
उनके उस दिन विदाई के दिन पापा बहुत रोए थे। और फिर उस इमोशन को देख देख के जब वो इमोशंस जब फुट फुट के बाहर आते हैं, तब उसको देख के लगता है कि यार इस इंसान के अंदर कितना भरा होगा इमोशंस। कभी कभी हमने रियलाइज़ नहीं किया कि हाँ, ये हम भी जाके उनसे बात कर सकते थे, हम भी जाके उनको एक सहारा दे सकते थे, उनको एक स्पेस दे सकते थे जहाँ पर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते। तो शायद हम जो इमोशंस अभी देख रहे हैं वो हमें पहले भी देखने मिलते, या हमें अंदाज़ा होता कि एटलीस्ट एक इंसान क्या कुछ अपने साथ ले चल रहा है। एंड देन फिर एक बहुत ही रेयर केस सिनेरियो है इसमें भी कि जब आप और ये शायद आप लोग भी रिलेट कर पाए मेरे साथ, कि जब एक बाप अपने बेटे को विदा करता है ना। अब एक जाहिर सी बात है, बेटी की विदाई होती है शादी के वक्त, लेकिन बेटे की विदाई कैसे? तो जैसे मान लो जैसे अब अगर मैं अपनी बात बताऊँ, जब मैं फर्स्ट टाइम अपने घर से हॉस्टल गया, पढ़ाई के सिलसिले में बाहर गया, या कभी भी मैं अपने जॉब के लिए, या मैंने जब अपनी सिटी छोड़ी, तब पापा मुझे आए थे छोड़ने। और बात ये होती है ना कि जब एक बाप आता है अपने बेटे को छोड़ने, कभी आप बाप बेटे के कन्वर्सेशंस देखो, कभी आपको सुनने नहीं मिलेगा। बहुत गाँवों में तो अक्सर एक्सप्रेसिवनेस नहीं होती है, बहुत एक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होता है बाप बेटे के बीच में इन टर्म्स ऑफ हाउ दे फील। रिस्पेक्ट होती है, एक प्यार होता है, लेकिन हाउ दे फील अबाउट ईच अदर दे नेवर एक्सप्रेस। एंड सडनली जब आप ट्रेन आ जाती है या हॉस्टल से जाने की बारी आती है, एंड एक वो लास्ट हग होता है, ये बहुत अगेन आप फिर से एक चीज़ को रिलेट कर पाओगे कि जब आप बाप और बेटे का जो हग होता है ना, उसमें जब वो हग होता है, that was a very different moment, that was a very different environment altogether। क्योंकि तब दोनों के अंदर जो एक जो भाव होता है, एक जो एक्सप्रेस करने का जो सिचुएशन होता है, वो बिना बोले बस आंसुओं से आ जाता है। और आज भी जब भी मैं उन मोमेंट्स को याद करता हूँ तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि यार पापा को जब लास्ट हग किया था, मैं मुंबई आने से पहले जब मैंने लास्ट हग किया था, हम रोए थे, बहुत रोए थे। तो एक चीज़ होती है, ये बहुत एक रेयर केस सिनेरियो, जब एक होता है जब लव वन की डेथ हो जाए, सेकंड होता है जब बेटी की विदाई हो। लेकिन ये जो रेयर केस सिनेरियो है ना कि बेटी की विदाई होती है, ये एक चीज़ होती है जब असल में, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि अ मैन आल्सो नीड अ मैन टू एक्सप्रेस, एक सहारा, एक इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तब ऐसा लगता है कि नहीं यार, एक ऐसा मोमेंट होता है जब आप उनके सामने एक्सप्रेस हो सकते हैं, वो आपके सामने एक्सप्रेस हो सकते हैं। तब जाके वो जो एक सिचुएशन होती है वो आप हमें पता चलती है। मैंने अभी तक शेयर की हुई कोई भी चीज़, कोई कहानी नहीं, ये मेरी ज़िंदगी की घटित है, और मैं पिछले 3.5 सालों से आपके साथ ये चीज़ें शेयर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज फाइनली मैं ये शेयर कर पा रहा हूँ। और आई होप आपने अभी तक अगर मुझे सुना होगा तो आपने कहीं ना कहीं ये रिलेट किया होगा, और मेरे जैसे लाखों लोगों ने कभी ना कभी अपने लाइफ में इमोशनल और मेंटल हेल्थ सपोर्ट की कमी महसूस की होगी। तो इन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं हूँ, बात करो है। तो अगर आप भी इन चीज़ों के बारे में एक्सप्रेस करना चाहते हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप एक्सप्रेस करें। और अगर आप कुछ प्राइवेट शेयर करना चाहते हैं, अपने लाइफ के कुछ प्राइवेट मोमेंट्स आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो आप फील करते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में पब्लिकली नहीं शेयर कर सकते, तो आप मेरे डीएम में या बात करो के डीएम में ज़रूर शेयर करें। मैं आप लोगों को हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में। लेट्स सी हाउ आई रियली फील, और से एक बेटा, एक स्टूडेंट और एक एस्पिरेंट कैसा फील करता है। लेट्स टॉक अबाउट देयर मेंटल हेल्थ।
लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस डेटा को ध्यान से देखें और आप क्या सोचते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैंने महाराष्ट्र के छोटे टाउन दोंडाचा में जन्म लिया, मिडिल क्लास फैमिली में। जब मेरा जन्म हुआ तब पापा की सैलरी महज 3,000 थी। घर का दूसरे संतान था। अब मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ मुझे सीनियर केजी में एडमिशन करवाया गया। एक बात बता दूँ, मेरी परवरिश में जितना हाथ मेरे पापा का है सेम उतना ही या उससे ज़्यादा मेरी माता जी का भी है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट वो पार्शली हैंडीकैप है लेफ्ट लेग से, उन्होंने इस फिजिकल बैरियर को कभी भी अपने आगे आने नहीं दिया। उन्होंने हर चैलेंज को फेस किया और फाइनेंशियली मेरे पापा को बहुत सपोर्ट किया। इवन मेरी और मेरी बहन की परवरिश में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। अब जैसे मैं बता रहा था कि जब मेरा सीनियर केजी में एडमिशन करवाया गया, माता जी की इच्छा थी कि मुझे इंग्लिश मीडियम में डलवाया जाए। इंग्लिश मीडियम में मेरा एडमिशन हुआ। 1 साल बाद जब पता चला कि मैं एक स्लो लर्नर हूँ तो मेरा एडमिशन फिर से मराठी स्कूल में करवाया गया। अब 1st से 4th तक एक चीज़ जो बहुत इशू थी मेरे लिए वो था बी और डी। मैं बी और डी में डिफरेंस नहीं कर पा रहा था। मेरे इंग्लिश की नोटबुक्स में, क्लास बुक्स में वो एक गोला बना दिया करता था टीचर कि भाई तुम्हारा बेटा बी और डी गलत लिख रहा है। तो वो एक इशू था मेरे साथ, बचपन से ही था। और ऊपर से मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता था, एक इंट्रोवर्ट सा था। मैं कोई फैमिली सोशल गैदरिंग में नहीं जा रहा था, किसी की शादी में नहीं जाना या कहीं नहीं जाना, कहीं बाहर घूमने ज़्यादा नहीं जाना, बस अपने में रहना, घर में रहना। अब ऐसा इंट्रोवर्ट सा एक नेचर था। फिर मैं 5th क्लास में गया, तब पापा मम्मी ने एक डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, इसको बोर्डिंग में डालते हैं। अब उस समय मैं छोटा सा बच्चा, मुझे बस यही था कि अब पेरेंट्स प्यार नहीं कर रहे एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। एंड रात रात को मैं बस ऐसे ही आंसू बहा रहा था कि भाई मेरे पेरेंट्स से मेरे को प्यार करना छोड़ दिया, अब मैं घर से दूर चला जाऊंगा। बहुत एक बच्चा था, क्या 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 ये सारी चीज़ें सोच रहा। लेकिन फिर जब बात आई एडमिशन की, बोर्डिंग एडमिशन की, हम फॉर्म लेने गए, मैं बस रोए जा रहा था। और माताजी ने मेरे को उस रोते हुए हालत में देखकर उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, नहीं डालना। लेकिन एक चीज़ थी, मैं अपनी बहुत सिली मिस्टेक्स की वजह से बहुत ज़्यादा बचपन में मार भी खाया हूँ माताजी से। और ठीक उसी तरह मैं स्कूल में भी बहुत ज़्यादा बुली हुआ अपनी इंट्रोवर्ट नेचर की तरह। लेकिन अपनी ये सारी चीज़ें ना मैं अपने पास रखता था। मैं कभी किसी को एक्सप्रेस नहीं किया। कभी मुझे कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला। और एक जो प्रोफेशनल सपोर्ट था जो स्कूल्स में भी अवेलेबल होता है, एक स्कूल काउंसलर, हमारे टाइम पे नहीं था। गाँवों में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आया है। एक मेंटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई करिकुलम नहीं है। तो फिर यही सारी चीज़ें मैं अपने आप में रखते गया और बस मूव ऑन करते रहा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होते गया तो सोचा कि क्या बनना है। एक आता है ना मोमेंट आता है जब हम सोचते हैं कि हमें बड़ा होकर ये बनना है, बड़ा होकर वो बनना है। तो मैंने हमारे जो भारत के मिसाइल मैन थे लेट डॉक्टर श्री APJ अब्दुल कलाम जी, मैंने उनकी एक स्पीच सुनी थी। फिर उनकी एक बुक पढ़ी म्यूनसिपल लाइब्रेरी में। तो फिर पता चला कि वो एक एरोस्पेस इंजीनियर थे। तो फिर मैंने भी गोल बना लिया कि चलो भाई अब इनके जैसे बनना है, मुझे बनना है एरोस्पेस इंजीनियर। तो वही एक मेरा मिशन बन गया। मिडिल क्लास लड़का और सपने आसमान छूने के। फिर क्या था, IIT के बारे में पता चला। अब फिर और जानकारी निकाली तो कोटा के बारे में पता चला। सो इक्वेशन इज़ फाइनल, IIT इज इक्वल टू कोटा। फिर हमने पेरेंट्स को बताने का सोचा, पेरेंट्स को बताया, फिर ट्यूशन फीस के बारे में बताया। तो फॉर अ मोमेंट पेरेंट्स शॉक हो गए क्योंकि फ़ीस लाखों में थी। एंड जाहिर सी बात थी कि दीदी के मेरे 10th के बोर्ड्स चल रहे थे, दीदी डिप्लोमा में थी, तो क्या करते, फाइनेंशियल सिचुएशन भी देखनी थी। लेकिन उनको एक विश्वास था कि पढ़ाई में अच्छा था। 10th के बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स भी मेरे सही गए थे, तो उन्होंने हाँ कर दी। फिर अब 30 मार्च को मेरा बोर्ड्स ख़त्म हुआ, 31 मार्च को मैं कोटा। अब जब मैं कोटा गया, एडमिशन की लाइन में खड़ा हुआ, तो बाजू की लाइन में एक 6th क्लास का बच्चा, महज 6th क्लास का बच्चा प्री फाउंडेशन कोर्सेस में एडमिशन ले रहा था। उसको देख के
और फिर हर जगह जहाँ पर भी नज़र जाए स्टूडेंट्स को देख के, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, AR1 की होर्डिंग्स देख के मोटिवेटेड और डीमोटिवेटेड दोनों हो गया। पता चला कि हम रेस में कितने पीछे थे, क्योंकि आए थे महाराष्ट्र बोर्ड से और यहाँ पे चलता है CBSE बोर्ड। डिफरेंस जाहिर सी बात थी कि हम कितने पीछे, अभी पता चला। लेकिन अब पीछे जाने का कोई रास्ता था नहीं। एडमिशन हो गया, हॉस्टल देखा गया, पापा घर चले गए और क्लासेस स्टार्ट हो गई। एक हफ्ते भर तो होम सिकनेस हुई मुझे, एंड फिर क्या, बस रोना आता था। लेकिन जैसे जैसे हॉस्टल में हम आगे चलते गए, नए दोस्त बनते गए, फिर वही क्लासेस जाओ, क्लासेस से घर आओ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, देखते देखते 1 साल निकल गया। अब शुरू हुआ प्रेशर वाला साल, जब हमारे थे 12th। क्योंकि अब यहाँ पर 2 चीज़ें एक साथ करनी थी। एक था जिस चीज़ के लिए तुम 1 साल से पढ़ाई कर रहे हो उसका ये फाइनल साल है, इसी साल तुमको JEE के एग्ज़ाम्स देने, और इसी साल तुमको बोर्ड्स भी क्लियर करने। क्योंकि अगर तुम बोर्ड्स में 75 नहीं लाते हो तो JEE का तुम्हारा किया हुआ सारा मेहनत वेस्ट गया। फिर हम करते गए। अब लगा कि यार अगर बोर्ड्स का प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर सेल्फ स्टडी हो जाए। अब सेल्फ स्टडी के नाम पे हमने क्लासेस बंक करना शुरू कर दिया, जो बहुत कॉमन चीज़ थी स्टूडेंट्स में कि चलो खुद पढ़ाई कर लेंगे, कोचिंग वाले तो कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं रहे, क्योंकि CBSE पैटर्न था तो हमें तो दोनों पैटर्न्स मैच करने थे। अब वहाँ पर अटेंडेंस वाला सीन होने लग गया, घर पे नोटिफिकेशन जाने लग गए कि हम एब्सेंट थे। अब झूठ बोल के, बंक मार के कितने ही हम झूठ बोल रहे थे घर वालों को। तो फिर वही हुआ। फिर एक टेस्ट हुई, एक मंथली टेस्ट हुई, मेरे आए -8 नंबर। हाँ, -8 नंबर, जबकि आंसर की के हिसाब से मेरा हो रहा था 90। अब जाहिर सी बात थी, -8 घर पे बता नहीं सकता ऐसे सिचुएशन में, जब पॉकेट मनी भी नहीं ले पा रहा, बहुत मेहनत से काम चल रहा है और दिन रात पढ़ाई कर रहा था, फिर भी -8 आ गए, मॉरल डाउन हो गया। फिर घर वालों से कॉल आया, अब डांट लगा दी, क्योंकि उनको भी लगता है कि चलो भाई, अगर बच्चों पे लाखों हम खर्चा कर रहे हैं, हमारी सारी सिचुएशंस को, हमारी सारी ज़रूरतें को जैसे जैसे मैनेज करके, और अगर बच्चा इस तरीके के नंबर ला रहा है तो जाहिर सी बात है कोई भी पेरेंट्स उस समय में बहुत गुस्सा करेगा। अब उन सारी चीज़ों को मैं ले नहीं पाया, उस पीयर प्रेशर को मैं हैंडल कर नहीं पाया, और मैं गुस्से में मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अब सबसे मेन चीज़ जो इसमें आई वो थी सेल्फ डाउट, कि पैसे बर्बाद हो गए, इतने जो मेहनत कर रहा था वो बर्बाद हो गई, अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अगर अभी -8 आए मतलब मेरी तो रैंक ही बहुत पीछे चली गई, अब मैं क्या करूँ। इससे अच्छा, और कोटा में एक चीज़ होता है पीयर प्रेशर में, जो स्वाभाविक है एनवायरनमेंट के हिसाब से, लोग बहुत एक क्रिटिकल स्टेप उठा लेते हैं। अब मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं नेक्स्ट डे निकल गया, फ़ोन अपना स्विच ऑफ था, तो मैं निकल गया सीधे सीधे रास्ते चंबल की डैम की ओर। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट सिचुएशन, बट हाँ, यही एक सच था कि मैं चला ही गया था उस रास्ते पे। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अलग थी। अब ये हो रहा था कि हॉस्टल में सारे लोग मुझे ढूंढ रहे, मेरे दोस्त सारे लोग ढूंढ रहे, पापा ने हॉस्टल मैनेजर को कॉल कर दिया, हॉस्टल वार्डन को कॉल कर दिया, अब वार्डन मुझे ढूंढ रहा है। पापा का रो के परेशान हाल, मम्मी का परेशान हाल कि हमने यार ज़्यादा ही सुना दिया, और कोटा के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सुनी थी तो उनको भी लगने लग गया कि बेटा कुछ गलत ना कर ले। सब लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं दोपहर को निकला था, दोपहर की शाम हो गई, शाम के 5-6 बजे जाते आते मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि यार टेक ग्लिच भी हो सकता है, एक बार मैं पापा से बात कर लेता हूँ, एटलीस्ट मैं समझा दूंगा तो कुछ एटलीस्ट हल निकल जाए। तो मैं वापस आया, और जब मैं वापस आया तब हॉस्टल से कुछ दूरी पे कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मुझे स्पॉट कर लिया, तो वो लोग मुझे खींच के लेके आए। तुरंत वार्डन ने पहले पापा को कॉल लगाया, कॉल पे पापा बहुत रो रहे थे। एंड देन आई रियलाइज़ कि मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है, क्योंकि मेरे एक कम्युनिकेशन ना करने के वजह से, मेरे एक अच्छे से एक्सप्लेन ना करने के वजह से
मैंने एंटायर फ्रेंड सर्कल को, एक पूरी फैमिली को मेरे वजह से बहुत एक बड़ा मेंटल स्ट्रेस दे दिया था। एक ऐसे सिचुएशन में डाल दिया था जहाँ पर वो एक गिल्ट की फील आ रही थी उनको। एंड देन फाइनली कुछ दिनों बाद टेक्निकल ग्लिच सही हो गया, मेरे मार्क्स फिर से रिफ्लेक्ट करने लग गए। मेरे मार्क्स 96 आए थे उस टेस्ट में। फिर आगे बढ़ता गया और पढ़ाई की। मैंने सोचा कि नहीं अब तो करना है, और थोड़े से डीपीपी सॉल्व करने लग गया, रेसेस सॉल्व करने लग गया। नेक्स्ट मंथली टेस्ट में मैंने 198 किए, जो कि मेरे एंटायर 250 बैचेस में मेरा रैंक 1 आया। तो इससे मैं एक चीज़ वही बताना चाहता हूँ कि सिचुएशन कैसी भी हो, सेल्फ डाउट भी हो ना, तो भी कम्युनिकेट किया करो। बिकॉज अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं वो एक ब्लॉकेज बनते जाएगा, और जितनी चीज़ें आप आपके अंदर रखोगे, वो इमोशनल बैगेज आपको आगे बढ़ने में रोकेगा। फिर वही बोर्ड्स आए, मैंने बोर्ड्स दिए। बोर्ड्स की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हुई थी मेरी, तो मेरे बोर्ड्स में 68% आए। आईआईटी की परसेंटाइल आ गई थी, लेकिन बोर्ड्स ना होने की वजह से सपना चूर चूर हो गया। फिर से अब वो मोमेंट आ गया जब पेरेंट्स को लगने लग गया, पेरेंट्स ने ताने मारना शुरू कर दिया कि गए हमारे 7 लाख वेस्ट। और ऐसी सिचुएशन में अब तुमको रियलाइज़ होता है कि या सही में एक तुमने गलती तो नहीं कर दी, या तुमने इतनी जी जान से मेहनत की थी, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स जो तुम्हारे फेवर में नहीं थे, उस चीज़ों की वजह से वो चीज़ तुम्हारे से हो नहीं पाई। फिर भी लेकिन उस समय पापा ने मुझे समझाया कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम आसपास की किसी यूनिवर्सिटी में ट्राई कर लो। जेई के अच्छे मार्क्स आए थे, तो हमने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मैंने बीटेक एरोस्पेस के लिए एडमिशन ले लिया। एंड दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस, अगर मैं डेट भी बताऊँ तो 29 जुलाई 2019 वाज द डेट जब मुझे एग्जैक्टली पता चला कि साइकोलॉजी रिलेटेड भी कोई एक फील्ड होती है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि साइकोलॉजी का कोई डिपार्टमेंट भी होता है या मेंटल हेल्थ का कोई डिपार्टमेंट भी होता है। द मोस्ट आई नो वाज साइकेट्रिस्ट, एंड वो भी मुझे पता था कि भाई वो डॉक्टर होते हैं, कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट तो टर्म था ही नहीं मेरी डिक्शनरी में अभी तक। मैं 18-19 साल का था जब मुझे ये इंट्रोडक्शन हुआ, एंड दैट वाज माय फर्स्ट इंस्टेंस जब मेरा साइकोलॉजी में या मेंटल हेल्थ में एक एनकाउंटर हुआ, एक उस फील्ड के रिलेटेड मैंने जानना शुरू किया। अब ये थी यूनिवर्सिटी लाइफ, चली मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ अच्छी गई, मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए, मैं तब तक अब एक्सट्रोवर्ट हो चुका था। मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, मैंने अलग अलग फील्ड एक्सप्लोर की, मैंने अलग अलग क्लब्स एक्सप्लोर किए, मैंने फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट दिखाया, मैंने कॉलेज के लिए फ़ोटोग्राफी किया। तो कॉलेज की लाइफ अच्छी जा रही थी, बीटेक एरोस्पेस में था तो इंजीनियरिंग भी अच्छी जा रही थी, मैंने ड्रोन बनाना सीखा। फिर आ गया कोविड, मार्च 2023, मार्च 2020, फिर हम घर आ गए। अब ये सिचुएशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं पहले ही ट्रिगर वार्निंग दे दूँ कि आप इस पार्ट को अगर स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हो। 4 दिन पहले मेरी कज़िन सिस्टर से बात होती है, अच्छा खासा कम्युनिकेशन होता है, हाफ एन आवर का। 4 दिन बाद जब मैं अपने पापा को उनके मेडिकल स्टोर पे हेल्प कर रहा था, हमें नेबर का कॉल आता है कि आप जल्दी आ जाओ, अंकल आंटी तो हमारी फार्म में गए हुए थे, बड़े अंकल आंटी, कि आप जल्दी आ जाओ, उसने अपने आप को फांसी लगा ली है। द मोमेंट आई गॉट दैट कॉल, आई वेंट देयर एंड द सिनेरियो वाज just I can't explain in the words. And then I mean
अभी अभी भी मुझे उस चीज़ को सोच के दोज विजुअल्स are the worst thing that happened in my life, and I wish ये चीज़ आप किसी के साथ भी ना हो. But unfortunately I untied the body of my cousin sister from the ceiling, and when we are taking her to the hospital, she died. And this was the moment when I got a deep shock. I got a sense कि what just happened, like it was not supposed to happen, right? एक conversation हुआ and you never realized कि what that person is going through, and suddenly today you're seeing all this thing. So मैं 4 दिन का difference था, 4 दिन में क्या ऐसा कुछ हुआ कभी realize ही नहीं किया, right? हम बचपन से साथ थे, same age के थे. Then I started feeling the early signs of depression. मैंने अपनी यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दी थी, मैंने अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर दी थी. Then fortunately a friend of mine, she helped me a lot. She was from a psychology background, so she helped me to connect with a psychologist. Prior to that I was just not feeling good about expressing myself, because कभी ये चीज़ हमने encounter ही नहीं की थी, right? हमने कभी ये चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा. और एक सोसाइटल टैबू भी है, गांव में पले बड़े, मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ पता नहीं. अगर हम इस चीज़ के बारे में किसी को बताएं तो लोगों का जो एक देखने का नज़रिया है, एक सोसाइटी का देखने का नज़रिया है, वो एक अलग सा नज़रिया होता है. बट फिर भी आई गैदर करेज, मुझे उसने कंसोल किया, एंड देन शी टोल्ड मी कि you need to take counselings. And then I happened to take counselings. It went for like 3 long months, and then when I got back to in my normal state, when I was like, okay, that was a period of grief and loss, right? So I took a grief and loss counseling, and then again for my own personality development, that helped me a lot. उस पीरियड के बाद आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम इन माई हैंड. मैंने आई लेफ्ट माई स्टडीज़ इन बिटवीन. मैंने अपनी बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग छोड़ दी थी. आई टुक एडमिशन फॉर BBA, डिस्टेंस एजुकेशन, टू कंटिन्यू माई एजुकेशन, टू कंटिन्यू माई डिग्री. कोविड का पीरियड चल रहा था, सो आई बेटर चूज अ डिस्टेंस मोड, so I don't happen to go to any university, and I will get a lot of time for myself as I was doing journaling and all. And then this thing strike to me कि जो चीज़ मेरे साथ हुई है वो चीज़ें और बहुत सारे लोगों के साथ हुई है, and nobody is available, at least in villages there is no proper infrastructure, or there is no communication happening about this topic. And when I say this topic, it is mental health and suicide prevention. Nobody is talking about mental health and suicide prevention in the villages. They think it is still a taboo. It is they never feel comfortable about talking this. वो कभी भी इस चीज़ के बारे में बात करने से सामने नहीं आते. हर कोई हिचकिचाता है, हर किसी के मन में वो एक हीन भावना है मेंटल हेल्थ को लेके. And that's when बात करो born. That's how I got my first venture idea about बात करो, कि हमने भी एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, एक ऐसा अफोर्डेबल मेंटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म हमने बनाना चाहिए जिससे एक अफोर्डेबल, एट असेसिबल एंड मल्टीलिंगुअल काउंसलिंग प्लेटफॉर्म लोगों को मिल पाए, एक इन टाइम मेंटल हेल्थ सॉल्यूशन लोगों को मिल पाए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, रूरल एंड अर्बन, इनका जो हेल्थ केयर गैप है, मेंटल हेल्थ केयर गैप, वो हम ब्रीच कर पाए. मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है. जैसे एक पिता को एक बच्चे ने समझना चाहिए, ठीक उसी तरीके से एक बच्चे को, एक एस्पिरेंट को, एक स्टूडेंट को, या यूँ कहे हर एक मैन को हमें एज अ सोसाइटी समझना चाहिए. हमने एक ऐसी स्पेस क्रिएट करनी चाहिए जहाँ पर वो आके अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए
और ना बल्कि एक्सप्रेस, बल्कि जब ज़रूरत पड़े तब एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल सपोर्ट भी ले पाए। एक बार फिर मैं बता दूं, इस वीडियो में मेरे लाइफ में जो कुछ इंसिडेंट्स हुए थे उनमें से मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है। एंड आई होप ऑल men out there who are from the different stage of life, whether you be a dad, son, student, aspirant, partner or a husband, you will relate to my thoughts and you will come together to form a society where we will talk about mental health together and you will start expressing yourself soon. जल्दी ट्राई करूंगा कि ऐसी और मेंटल हेल्थ के ऊपर वीडियोस लाऊं, कुछ ऐसे गेस्ट लाऊं जो अपने लाइफ के अनफिल्टर थॉट्स आपके साथ शेयर करें जिससे आप रिलेट कर पाए, हर एज ग्रुप रिलेट कर पाए। और अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ बने हुए तो आप लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना ना भूलें, बिकॉज मेंटल हेल्थ मैटर्स। नो मैटर वॉट, इट्स मेन मेंटल हेल्थ, वुमन मेंटल हेल्थ और एनीवन्स मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ मैटर्स। सो जस्ट कीप स्माइलिंग, कीप एक्सप्रेसिंग एंड कीप बात करो। थैंक यू।